ध्यान देंगे, सामने टॉपिक लिख के रखे हैं डायनेमिक्स, है ना। डायनेमिक्स से पहले हम लोग पढ़े हुए थे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में ही मोशन पढ़ना है। तो डिफरेंस किस बात का? मोशन तो हम लोग पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का मोशन यहाँ भी देखे, यहाँ भी देखेंगे, है ना। इसमें जो मोशन था उसमें कोई फोर्स का बात नहीं किए थे। तो मोशन का अगर हम लोग बात करें हुए बिना फोर्स का, इसका मतलब है कि किस टॉपिक में आएगा, तो काइनेमेटिक्स में। और अगर उसमें फोर्स आ गया तब वो किस में आएगा, डायनेमिक्स में। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है। तो ये आपसे कोई अनजान बात नहीं है, आप पहले से भी जानते हैं, बस उसको हम वापस से रिमाइंड करते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है। कोई रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, अगर इसमें हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दे तो मोशन में आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें फिर अगर कुछ फोर्स लगा दे तो उसके स्पीड को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स से। फिर उसको हम चाहें तो रेस्ट में भी ला सकते हैं। इसके अलावा फोर्स क्या कर सकता है, तो इसके शेप साइज को बदल सकता है। ये सब फोर्स का इफेक्ट है जो आप पहले से जानते हैं। यहाँ दो बात और लिखा है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नाम से पता चल रहा है कि वैसा फोर्स जो तब अप्लाई होगा जब कॉन्टैक्ट में आएगा, जैसे हाथ में मार्कर है और इसमें अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं तो इसमें इसका शेप बदलेगा। अब हम मार्कर लग रहा है, इसको आँख से एकदम दिखाएं कि एकदम तुम डर जाओ, एकदम मुड़ जाओ, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक इस मार्कर में फोर्स नहीं लग रहा है, तो यह है कांटेक्ट फोर्स। लेकिन सेम मार्कर के लिए नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है, जो इस पर किसका लग रहा है, अर्थ का, ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी इस पर कौन सा फोर्स हो गया, तो ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब ग्रेविटी जो इस पर लग रहा है वो किस टाइप का फोर्स है, पृथ्वी का हाथ तो नहीं आ रहा है कि मार्कर नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये मार्कर फिर भी अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे तो यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको कौन खींच रही है, तो अर्थ खींच रही है अपने तरफ। ये फोर्स किस टाइप का है, तो नॉन कांटेक्ट यानी कि ग्रेविटी। उसके बाद फिर मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स में क्या आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ये सब कांटेक्ट फोर्स हम बोर्ड पर लिख पा रहे हैं किसके चलते, तो मसल के फोर्स के चलते। अगर हमारा मसल वीक हो एकदम, या मान लिया है कि और कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे इससे। अगर हमारा मसल इस पर इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है तो हम बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। तो जो फोर्स कांटेक्ट में आने पर लगेगा कांटेक्ट फोर्स, और जो बिना कांटेक्ट का भी फोर्स लगा देगा वो हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके बाद हम लोग को समझना था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो ये तब होगा कि जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, मार्कर को हम एक धागा से, एक रस्सी से बांध कर और इसको ऐसे ऐसे गोल घुमा रहे हैं यहाँ पर। तो जब मार्कर ऐसा गोल घूमेगा तो इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसमें दो फोर्स लगता है, एक फोर्स सेंटर के तरफ और एक सेंटर से दूर। तो सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंटर से बाहर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जैसे मार्कर ऐसा गोल गोल घूम रहा है, घूमते 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 अचानक से रस्सी टूट जाए या रस्सी मेरे हाथ से छूट जाए तो मार्कर उसी लाइन में चला जाएगा आगे। मतलब कि मार्कर को हम ऐसे ऐसे गोल घुमा रहे थे, अब इस पॉइंट पर आया और रस्सी टूट गया, तो मार्कर यहाँ से ऐसे मुड़ रहा था, इस पॉइंट से सीधा निकल जाएगा इस डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में इसका टेंजेंट बनेगा। टेंजेंट किसको कहते हैं, तो टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा। अगर हम मान लिए कि मार्कर अभी यहाँ पहुंचा हुआ था, इधर से ऐसे से रोटेट कर रहे थे हम, तो यहाँ से फिर ये सीधा ऐसे निकलेगा, सीधा इसी स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। और यह बात सबके लिए ट्रू है, अर्थ के लिए, मून के लिए, कि अगर इन लोग का फोर्स खत्म हो जाए, ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाए, तो अर्थ भी सन के चारों तरफ न घूम कर सीधे एक स्ट्रेट लाइन में बाहर चले जाएगा। लेकिन खैर अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो फोर्स खत्म हो जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वो फोर्स जो सेंटर के तरफ काम करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर से बाहर। तो जब तक ये घूम रहा है, जब तक रस्सी नहीं टूटा है, तब तक तो यही फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे रस्सी टूटा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते वो सीधे स्ट्रेट लाइन में बाहर चल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में कॉन्टेक्ट में आता नहीं है। इसके लिए किसी एजेंट का जरूरी नहीं है, कि जैसे हम बस में बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि बस ऐसे एक रोड है, यहाँ पर ऐसे इस टाइप से एक रोड है, ऐसे कोई रोड है जो आगे जाके ऐसे मुड़ गया है, और यहाँ पर बस है। तो बस जब यहाँ से आएगा तो बस फिर यहाँ से मुड़ना शुरू करेगा। किधर मुड़ रहा है बस, तो राइट साइड। तो जब बस इधर मुड़ेगा तो हम लोग बस के अंदर बैठे होंगे, इस साइड से हटेंगे, किधर, लेफ्ट साइड। तो ये फोर्स किसके चलते लगा, तो लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते। और इसीलिए इस फोर्स को कहा गया है स्यूडो फोर्स, कि हम बस में हम लोग महसूस करेंगे कि लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं,
तो लेफ्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं, कंडक्टर आके धक्का दे दिया कि ड्राइवर आकर धक्का दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था, ना बगल वाला आदमी धक्का दिया। तो ये फोर्स जो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, ये हम लोग को दिखा नहीं, एक्चुअल में इसका कोई एजेंट है नहीं, फिर भी ये फोर्स अप्लाई हो पा रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं सूडो फोर्स। तो सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंटर से बाहर। तो रस्सी तब तक इसमें घूमेगा जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस हो, काम कर रहा है तो रस्सी घूमते रहेगा। है इसके बाद एक टॉपिक और समझे हम लोग, रिजिड बॉडी। कि रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। तो रिजिड बॉडी का मतलब हो गया कि वो बॉडी जिस पर फोर्स का कोई इफेक्ट ना हो, या फोर्स अगर उस पर अपना काम भी करे तो उस बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन ना होने का मतलब कि उसका शेप साइज नहीं बदलना चाहिए, कि फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, और फिर भी उसका शेप पहले वाला ही शेप है, तो इसका मतलब है बॉडी को क्या कहा जाएगा, रिजिड बॉडी। और इतना पढ़ने के बाद हम लोग फिर पढ़े थे गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट किया है ना, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियो साहब क्या किए कि दो इंक्लाइंड प्लेन लिए पहले। अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए दोनों का इंक्लाइनेशन वो सेम रखा, कि जितना इंक्लाइंड है उतना इंक्लाइंड है भी है। मान लीजिए 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन है तो भी 60। इंक्लाइनेशन मतलब झुका हो, कि इतना ही झुका हुआ है, 30 है तो यहाँ भी 30 है, 40 है तो यहाँ भी 40 है। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक बॉल ली है और इस सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस। तो यहाँ एक बॉल लिए, बॉल यानी कि गेंद। बॉल को बोले कि जिस हाइट से हम यहाँ से छोड़ देंगे, जैसे यहाँ से छोड़ दिए तो बॉल यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इससे ऊपर जाएगा, और जिस हाइट से इसको छोड़ा गया है उसी हाइट पर जाएगा ऊपर। एक एक्सपेरिमेंट ये था। फिर उनका एक्सपेरिमेंट और क्या था, कि अगर हम इस इंक्लाइनेशन को, दूसरा वाला इंक्लाइनेशन थोड़ा सा बदल दें, कि पहला वाला वही रहे और दूसरा वाला का इंक्लाइनेशन थोड़ा कम कर दिए, और फिर बॉल हम यहाँ से ड्रॉप कर दिए, तो बॉल यहाँ से आएगा, और इस हाइट को पाने के लिए बॉल यहाँ तक जाएगा। मतलब जब तक ये सेम हाइट पर नहीं आएगा तब तक बॉल चलते रहेगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो डिस्टेंस कम है, जबकि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो सेम हाइट को अटेंड करने के लिए, सेम हाइट पर आने के लिए इस केस में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, कौन, तो बॉल। फिर एक केस ये भी था गैलीलियो का, कि अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाए तो बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो बॉल चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स है जो उस पर काम करेगा, जब भी बॉल वहाँ से रोल करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। गैलीलियो का यह बात तब के लिए सही है कि जब यहाँ से फ्रिक्शन को हम गायब कर दें, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, कि हमारे पर फ्रिक्शन गायब कर दें, बॉल लुढ़का दे ज़मीन पर और ज़मीन से फ्रिक्शन गायब हो जाए, ये संभव नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन गायब हो तब ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन है तो उसको कुछ देर चलने के बाद रोक देता है। फिर हम लोग ये भी समझा, गैलीलियो के द्वारा ये बताया गया था, यहाँ से अगर हम बॉल को लुढ़का दें और सरफेस अगर हमारा स्मूथ ना होकर रब हो जाए, तो बॉल जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम चलेगा। क्यों, तो सीधा सा बात है, फ्रिक्शन के चलते कम चलेगा। अब इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशन को देखकर न्यूटन साहब अपना नियम दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कितना ला, तो 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का 3 नियम है गति को लेकर। पहला नियम क्या कहता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, का स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। बातें ध्यान देना है कि या तो रेस्ट होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्शन भी तभी चेंज होगा जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अपने से चलता हुआ बॉल का डायरेक्शन बदल जाएगा नहीं, कोई जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो फिर आप कहेंगे तो फिर नदी का डायरेक्शन क्यों बदल जाता है, वो भी तो अपने से बह रही थी, तो हम उसको मोड़ने थोड़े गए थे। तो नदी का डायरेक्शन बदलता है जो जमीन है उसके हिसाब से, जो वहाँ पर सरफेस है उसके हिसाब से, कि अब उबड़ खाबड़ है, हम जानते हैं कि वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है। तो हायर सरफेस से लोअर सरफेस, हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड, पानी ऐसे बहेगा ना, ऊंचाई से नीचाई की तरफ, तो नदी को जैसे मिलता गया वैसे चलती गई। लेकिन बॉल के साथ ऐसा नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सरफेस स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, बराबर है, तब के लिए। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि न्यूटन का पहला नियम ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में तो उसी में रहेगा। कब तक, तो तब तक ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। अनबैलेंस्ड मतलब कि इतना फोर्स हम लगा दें जितना का उसको ज़रूरत है, उससे थोड़ा ज़्यादा।
जैसे मान लिया कि कोई अब यहाँ एक टेबल है, इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है और इस पर अभी फ्रिक्शन के चलते फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और हम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाए थे, मूव नहीं करेगा। हम 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन लगा देंगे, तुरंत क्या हो गया, बुक स्लाइड करने लगेगा, बुक आगे मूव करने लगेगा। तो इसी को कहा जा रहा है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया कि यहाँ एक टेबल है और यहाँ पर कुछ एक बकेट रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है। आपका दोस्त इधर पुश कर रहा है, आप इधर पुश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का दे रहे हैं। तो बाल्टी तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि दोनों बराबर हो गए। और जिस समय कोई ज़्यादा फोर्स लगा दिया, कि दोस्त हमारे लगा दिया 8 न्यूटन, हम लगा दिए इस पर 5 न्यूटन, या हम लगा दिए 50 न्यूटन, वो लगाया कितना, 18 न्यूटन। तो इसका ज़्यादा हो गया, तो जिसका ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में इधर से ज़्यादा लगा दिया तो इधर चलेगा। और किस इफेक्ट से चलेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस के बराबर, ये दोनों को माइनस कर लेंगे तो उतना उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूटन का पहला नियम ये था कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसी में रहेगा, तब तक ही रहेगा जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो जाए। इस सेम से आता है एक टर्म एनर्सिया। एनर्सिया भी इसी बात को बताता है कि जो रेस्ट में हो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो मोशन है वो मोशन में रहना चाहेगा। एनर्सिया में हम लोग पढ़े एनर्सिया ऑफ रेस्ट, एनर्सिया ऑफ मोशन और एनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो एनर्सिया ऑफ रेस्ट में क्या पढ़े हम लोग, तो एनर्सिया ऑफ रेस्ट में हम लोग ये पढ़े कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, है ना, वो मोशन में नहीं आना चाहेगा जब तक उस पर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगे। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि हम बस में बैठे हुए हैं, बस अचानक से चलना शुरू कर दे, तब क्या हुआ कि हम पीछे की तरफ, लगता है कि ऐसे पीछे जाकर पीछे वाले सीट में सट गए। तो किसके चलते, इनर्शिया के चलते। मोशन में क्या होगा कि अब वो बस चल रही है, वो अचानक से ब्रेक लग गए तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, फॉरवर्ड। किसके चलते है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो यही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि बस चल रही थी इधर और बस ले ले राइट टर्न, तो हम लोग किधर जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। यही होगा ना कि बस अचानक अगर इधर मुड़ने लगे तो हम लोग इधर सटेंगे, और अगर बस इधर मुड़ने लगे तो हम लोग उस साइड का जो बस का दीवार होगा उसमें जाकर सटेंगे। तो ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं, फिर पढ़ेंगे सेकंड लॉ और थर्ड लॉ।